11:30 बजे चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा कि काउंटिंग आज ही होगी, अभी होगी या नहीं होगी। जिस तर्क दिए गए हैं, जो तर्क दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि 2 वोटों को रद्द किया जाए, जिन्होंने बता दिया कि उन्होंने किसे वोट दिए हैं, उसे वैलिड माना जाए या इनवैलिड माना जाए, इसको भी लेकर इस फैसले में हिस्सा होगा। तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि 11:30 बजे कौन सा फैसला आता है। संजय वहीं पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। संजय, क्या जानकारी है? संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं तो नहीं आ रही है। नहीं है संजय, हम व्यवस्था करा रहे हैं, कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, आपकी आवाज यहां पर नहीं आ पा रही है। लेकिन देवू सिंह चौहान जी, हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि गुजरात की राजनीति में एक तरफ अगर अहमद पटेल हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह, और अमित शाह मौजूदा वक्त में देश की पूरी बिसात अपने तरीके से बिछाते रहे हैं। लेकिन आपने अपना राजनीतिक कैरियर जब शुरू किया होगा तो आपके जहन में जरूर अहमद पटेल भी रहे होंगे। तो ये लड़ाई जो है, ये गुजरात भर की लड़ाई है, 2 नेताओं की लड़ाई, क्या है ये? जी, सबसे पहले तो आपने जो अहमद पटेल और अमित शाह जी तुलना की बात की, तो दोनों की क्षमता अलग है, दोनों की राजनीति की समझ अलग है। अमित शाह जी 5.5 लाख किलोमीटर प्रवास इस देश का किए हुए, इस देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अमित शाह जी नहीं गए। इस समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके साथ अमित शाह जी ने भेंट न की है, उनसे मिले न हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति तक गए हैं। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 11 करोड़ से भी ज्यादा बनवाई है न, बिल्कुल सदस्यता। उनमें कार्यकर्ता कैसे बने, कार्यकर्ता को लक्ष्य कैसे दे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़े। जबकि अहमद पटेल वो एक लुटियन जॉन है, उनके कार्यकर्ता है, उनके नेता है, उनके मैनेजर है। देश की राजनीति के धरातल के नेता नहीं है। वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आज जो अपना बोया काट रहे हैं, जो हालत आज अहमद पटेल जी की है, तोड़ जोड़ में माहिर अहमद पटेल से बेजोड़ इस देश में कोई नहीं मिलेगा। आज स्थिति आई है कि अपना बोया वो खुद काट रहे हैं। देश में लोकतंत्र का मजाक कैसे उड़ाया जाए, देश की इंस्टीट्यूशन जो जिसकी विश्वसनीयता है, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं का दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस के पॉलिटिकल एडवाइजर ने किया है। आज इसके चलते इसकी स्थिति, आज ये 2 आप महारथी जिसे बोलते हैं, एक है जनप्रतिनिधि, जनता के नेता, जिसने इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस शुरू किया है। देश में सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर समाज के हर तबके को, और पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय की अंत्योदय की विचारधारा के चलते अंतिम छोर पे बैठा गरीब की चिंता करने वाला व्यक्ति आज देश का चाणक्य बना है, और वो है एक चाणक्य जो लुटियन जोन में बैठा है। जी, अच्छा है। अभी हमारे पास दरअसल कोई कांग्रेस के हैं नहीं नुमाइंदे, नहीं तो उनसे भी पूछते और उन्हें क्या नजर आता है। लेकिन जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं कहना चाहिए, और ना हम अहमद भाई के और उनकी तुलना नहीं हो सकती। अमित शाह बहुत ही ताकतवर हैं, ये मानना ही होगा आज की परिस्थिति में, जितने चुनाव जीते हैं। लेकिन उनको अपने मित्र को याद दिलाएं कि जिन लोगों ने देखा है वो भी यूथ कांग्रेस के ज़माने से आए हैं, इंदिरा गांधी के युग में, इमरजेंसी के युग में, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ कर के आए हैं। चुनाव भी वो पहले उस ज़माने में भी 77 वाले जैसे चुनाव में लड़े हैं। इसलिए ये कहना, और मेरा ख्याल है जहाँ तक हम लोग एज ए रिपोर्टर के नाते या पत्रकार के नाते जहाँ भी हमने उनको देखा है, तो ऐसे लोग जो बैठ कर के जिस तरह से अमित शाह जी बनाते हैं, हो सकता है पार्टी के अध्यक्ष तो बहुत बड़े बड़े रहे, लेकिन उसके साथ में अलग अलग इलाकों में लोगों से मिल कर के उनको फीडबैक देना, तो मुझे लगता है कि इतना भी अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र भाई तक कह चुके हैं कि मैं उनके घर खाना खाने जा कर के कुछ बात करते रहते थे, ऐसा नहीं है पिछले चुनाव में। इसलिए ये ठीक है, अभी लड़ाई में अहमद पटेल हारे जीते, उससे हम लोगों को आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहना कि पहली बार ही सब कुछ देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नेता आए हैं
जो जमीन में शंकर दयाल शर्मा यदि पार्टी के अध्यक्ष रहे, जगजीवन राम का भी अध्यक्ष रहे, तो पार्टियों के नेता रहे, उसमें कोई हिसाब किताब, आरएसएस में तो कभी बही खाता ही नहीं था। आप तो प्रसून जी रहे हैं, कभी वहां कोई मेंबरशिप का कोई रजिस्टर रहा है? कभी नहीं रहा। उसकी संख्या भी कम नहीं थी जिसके बल पर आज भाजपा आई है। तो ये कहना कि संख्या ज्यादा, जिस सदस्य संख्या हो गई, वोटर लिस्ट में जोड़ करके कितने लोग सदस्य बनाते थे कांग्रेस में भी और दूसरी पार्टी में भी। इसलिए इस बारे में मुझे लगता है आज ये मौका नहीं है, लेकिन ये मानना चाहिए कि ये मुकाबला अमित शाह की सफलता के लिए है, और यदि इस चुनाव में चाहे कानूनी दांवपेच से उनकी गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा रणनीति को। हम इस पे आते हैं, चूंकि हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है। संजय, क्या है इलेक्शन कमीशन 11:30 बजे फैसला सुनाएंगे? इलेक्शन कमीशन के सूत्रों का कहना है, जो आला अधिकारी हैं, कि 12 बजे से पहले ही फैसला सुनाना है, और जो भी काउंटिंग होनी है नहीं होनी है, जो भी फैसला होना 12 से पहले हो जाएगा। इसमें फैसले में देरी इसलिए भी हुई कि बहुत पेचीदा मसला है कि एक बार मतपत्र अगर मतपेटी में चले गए, उसके बाद ये कैसे डिसाइड होगा कि किसने किसको वोट डाला, अगर 2 वोट कम करने हैं किस में से करने हैं। विधायकों को बुला लिया, अगर मान लीजिए पता कर भी लिया कि कौन से वोट हैं, तो विधायक अगर मुकर गए तो उस समय क्या होगा। तो ये तमाम सारी पेचीदगियां हैं। कांग्रेस कहती है कि वो अगर यहां से उनके मत मुताबिक फैसला नहीं मिला तो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी रास्ते अपनाएंगे। लेकिन जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक कांग्रेस किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पूरे न्यायिक अधिकार चुनाव आयोग के पास रहते हैं। एक बार चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही वो कोर्ट में जा सकते हैं और ये चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस को भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो उत्सुकता सबकी ये लगी है कि आखिर चुनाव आयोग क्या आदेश देता है। फिलहाल तीनों चुनाव आयुक्तों की गाड़ियां अंदर लगी हैं, इसके अलावा और जो अफसरान हैं उनकी गाड़ियां भी लगी हैं। तो हम सारे लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग 11:30 बजे के करीब अपना ऑर्डर कन्वे करेगा आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को। हो सकता है कि यहाँ फिर हमें छन छन कर खबरें आएंगी, तो वो पता चलेगा कि ऑर्डर का जिस्ट क्या है। नहीं तो ये बताइए कि जो आपके सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं कि पूरी रात आपको जागना है, या 12 बजे तक फैसला दे देंगे तो उसके बाद काउंटिंग अगले दिन भी हो सकती है, कि एक कंटिन्यूटी में होती है, क्योंकि तारीख तो बदल जाएगी 12 बजे के बाद। तो क्या स्थिति लग रही है? हमारी किस्मत में तो जागना ही लिखा है, चाहे काउंटिंग आज हो या कल। अगर काउंटिंग कल भी होती है तो उस समय भी जब तक चुनाव आयुक्त चले नहीं जाते हैं, और इसके बाद आधी से ज़्यादा रात तो हमारी इधर ही होनी है, और उसके बाद अगर काउंटिंग शुरू हो जाती है तो फिर बाकी रिएक्शन के लिए हमें जागना पड़ेगा। चलिए, हम आपके पास तुरंत लौटते हैं, लेकिन देबू सिंह चौहान जी, हमें चूंकि हम इस बात का जिक्र लगातार कर, शंकर दयाल शर्मा का नाम लिया, कुशाभाऊ ठाकरे जितना घूमे हैं 2 कपड़ा लेकर के। हवाई जहाज नहीं होता था उस जमाने में, रेल और बस से ही चलते थे। अच्छा, आपने जो कह दिया ना कि हम देवरस के दौर से नागपुर में रहते हुए देखते आरएसएस को समझते आए हैं। लेकिन देबू सिंह चौहान जी, हमारा सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि आप जब राजनीति में आए होंगे, जब शुरुआत में आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होंगे, उस समय अहमद पटेल थे, उस समय अमित शाह नहीं थे राजनीति में। आप अगर 2002 से पहले से चले जाइए तो आपको अमित शाह नजर नहीं आएंगे उससे पहले की स्थिति में। सवाल यह है कि इस दौर में, अमित शाह के दौर में, बीजेपी भी बदल गई है, आप लोग ये भी महसूस कर रहे हैं? आप अगर 2002 से पहले से चले जाइए तो आपको अमित शाह नजर नहीं आएंगे उससे पहले। सवाल यह है कि इस दौर में, अमित शाह के दौर में, बीजेपी भी बदल गई है, आप लोग ये भी महसूस कर रहे हैं? जी, मैं ठीक से सवाल सुन नहीं पाया, प्लीज। क्या अमित शाह के दौर में बीजेपी बदल गई है? जी, मैं ठीक से सवाल सुन नहीं पाया, प्लीज। क्या अमित शाह के दौर में बीजेपी बदल गई है? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी अपनी विचारधारा पे कायम है, लेकिन जिस तरीके से इस देश में नकारात्मक राजनीति चली, और नकारात्मक राजनीति के सामने आज देश में एक परिवारवाद चला, देश में लोकतंत्र की बचाव के लिए उन्होंने एक सांप्रदायिकता का नाम देकर करप्शन किया, और देश में जैसे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो अपने परिवार और अपने साथियों को बचाने के लिए संविधान का भी दुरुपयोग किया, ये सारी इंस्टीट्यूट संस्थाओं का भी दुरुपयोग किया। इसके सामने
2014 में इस देश की जनता ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को गुड गवर्नेंस के लिए, करप्शन के सामने लड़ने के लिए, परिवार और इम्पीचमेंट की राजनीति के मुक्ति देने के लिए बहुत बड़ा मैंडेट दिया। और ये मैंडेट के चलते बीजेपी अपनी विस्तार धारा को कायम रखते हुए ये देश के लिए भविष्य में इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आज बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व काम कर रहे हैं। जी आलोक जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस रूप में काम कर रही है, और दूसरी तरफ आपने जो भी कमेंट किया वो अपनी जगह था, लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस मौजूदा वक्त में एसी कमरे में सिमटी है, सड़क पर संघर्ष नहीं करती है। पॉलिटिकल थिंकिंग किस रूप में होनी चाहिए उस दिशा में वो काउंटर तौर पे नहीं सोच पा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। तो क्या ये माना जाए कि राज्यसभा के चुनाव का परिणाम जो भी होगा यह दोनों के आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा, ऐसा लगता है आपको? कोई दोनों बड़े महत्वपूर्ण है कैंडिडेट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिशा भी तय होगी, क्योंकि पुरानी ये राहुल गांधी के नेतृत्व लग रहा है कि नए लोग आए। आपने देखा जयराम रमेश का वक्तव्य आया, वो जगह लेना चाहते हैं, वो सुल्तान तो अप्रत्यक्ष रूप से यदि कहें तो अहमद पटेल या राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, तो ये तो नहीं मानेंगे वो कि राहुल गांधी के खिलाफ बोला। लेकिन ये एक प्रक्रिया है। असर क्या दिखाई देगा? असर क्या दिखाई, सपोज कीजिए अहमद पटेल जीत गए तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अमित शाह के साथ लोग खड़े होने से कतराएंगे जो टूट फूट के आ रहे थे गुजरात में भी? इतना मैं नहीं मानता कि ये होगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि हाँ, इनको भी चुनौती दी जा सकती है। जो कांग्रेस एकदम मरी जिसको कहते हैं कि ऐसी स्थिति में है, हम ये मानते हैं कि 77 से बदतर, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो माहौल है उस समय, मान लीजिए जिस तरह के लोग थे, अंतुले हैं, वीपी साठे हैं, मतलब एक कद्दावर कई बड़े नेता 77 में सड़क पर उनके साथ लड़ने को तैयार थे। आज कांग्रेस में सड़क की लड़ाई, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, राहुल गांधी, ये कुछ मैंने जाकर के खाली झटके पर एक जगह 2 घंटे के लिए प्रदर्शन कर दें, ये वाली राजनीति नहीं है जो सड़क की राजनीति थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी यदि उसे लगेगा कि नहीं, हम अमित शाह के लिए भी कुछ चुनौती बना सकते हैं, तो शायद राज्यों में खास करके जो कोशिश हो रही है, और पुरानी पीढ़ी, चाहे कमलनाथ वहां पर हो, अशोक गहलोत की परीक्षा है। एक तरह से उनको सीपी जोशी को आगे बढ़ा करके अशोक गहलोत को लोगों ने माना था कि गुजरात भेज दिया, मतलब विदा कर दिया। यदि अहमद पटेल जीतते हैं तो राजस्थान में जब चुनाव होना है तो एक बार फिर से अशोक गहलोत और उसकी जो लोग हैं, सीपी जोशी भी अशोक गहलोत के बनाए थे, लेकिन उन्हीं के खिलाफ उन्होंने राहुल गांधी को भरा और लोगों को भरा। तो जो लोग कई बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखते थे, हो सकता है अभी और भी चले जाएं प्रसून जी अगली बार अमित शाह के साथ। मैं इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लगता है कि शरण में चले जाओ, अभी अगले चुनाव तक यदि हमें कुछ लाभ मिल सकता है। तो कांग्रेस में कई लोग ऐसे रहे हैं। जयराम रमेश तो ऐसे 5 लेख हम लोगों ने छापे हैं जिसमें वो सोनिया गांधी को राबड़ी देवी से तुलना करते थे, या कहते थे कि वो तो बिल्कुल खत्म है, उसका कोई मतलब नहीं है 2001 में। उसके बाद देखिए वो सबसे प्रधानमंत्री बन गए। एक चीज है, हम ब्रेक से पहले संजय, कोई हलचल है इलेक्शन कमीशन में? क्योंकि 11:13-14 हो रहे हैं और 11:30 तक फैसला आने की बात है। फिलहाल हलचल तो ये दिखाई पड़ रही है कि तीनों कमिश्नरों के गाड़ियों के ड्राइवर और स्टाफ नीचे हलचल शुरू हो गई है। यानी जो उनके घर जाने के पहले फाइलें और तमाम चीज़ें लेकर आते हैं वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। यानी अब 15-20 मिनट में तीनों कमिश्नर नीचे उतरने वाले हैं और ऐसे में उम्मीद ये जगती है कि 11:30 तक शायद फैसला आ जाएगा। और जब वो तीनों कमिश्नर यहाँ उतरेंगे तो हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की फैसले पे अगर वो कुछ प्रतिक्रिया दे सकें तो, जिसकी उम्मीद कम लगती है। चलिए हम तुरंत लौटेंगे आपके पास जैसे ही कोई बातचीत अगर हो पाती है, लेकिन इंतजार है कि क्या फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का। तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। अनुशासनात्मक कार्रवाई कोई पार्टी कर सकती है, लेकिन ऐसे मौके पर व्हिप जारी नहीं होता, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। देवू सिंह जी, एक सवाल, अगर अहमद पटेल जीत गए तो यह कितना बड़ा झटका होगा अमित शाह जी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो हमारी 2 राज्यसभा की सीट थी, ये तीसरा कैंडिडेट अगर हमारा नहीं जीतता है
तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, आंतरिक लड़ाई थी। इनफाइटिंग के चलते कांग्रेस के कुछ साथी जो शंकर सिंह जी के समर्थक थे, वो उन्होंने बीजेपी में अपना कैंडिडेट को मदद करने के लिए तैयारी दिखाई, तो हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। और राजनीति में कोई उम्मीदवार खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर तीसरा कैंडिडेट हमारा जीतता है तो उसमें बुरा क्या है। हाँ, अगर नहीं जीतता है तो ये कोई जनता के नुमाइंदे हैं, जैसे वो हमारे पर आरोप कर रहे हैं, हम ऐसा कोई आरोप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं जीतते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अपने बलबूते पर ही गुजरात में आने वाले चुनाव में भी जीतेगी, देश में भी जीतेगी। जी, तो कल अगर खेड़ा में किसी कांग्रेसी को टिकट दे दिया जाता है जो बीजेपी में शामिल हो जाए, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम लोग जो हमारी विचारधारा के साथ सम्मत हैं, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष भी हूं आपकी जानकारी के लिए, और जो हमारी विचारधारा के साथ हमारी देश हित लोक हित की काम करने की प्रणाली के साथ जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। संजय, कोई हरकत इलेक्शन कमीशन में? अभी फिलहाल वैसी हरकत है जैसी 10 मिनट पहले थी। तो ऐसे में तमाम गाड़ियां एक एक करके अब लगने वाली हैं पोर्च में, और इसके साथ ही, लेकिन उससे पहले हमें उम्मीद है कि चूंकि चारों फ्लोर की बत्तियां जल रही हैं, ऐसे में अधिकारी भी हैं और इलेक्शन कमीशन भी बैठा है, तो जाहिर है कि अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, जिसमें हो सकता है कि ऑर्डर डिक्टेट कराया जा रहा हो, और उसकी ऑर्डर की पूरी तरह से प्रूफ पड़ताल करने के बाद ही फिर उसे कन्वे किया जाएगा। यानी हरकत है, हलचल है, अभी इंतजार हम लोग थोड़ा और कर रहे हैं, तो आप वहीं पर संजय जी खड़े रहिए। हम ठीक है आपके पास लौटते हैं, इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, एक सवाल, इससे पहले हम कुछ और हिस्सा दिखाएं। जब देवू सिंह जी ने यह कहा कि जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, तो हम सोचने लगे कि राजपूत जी जुलाई के महीने में उस तरफ थे, अगस्त के महीने में इस तरफ हैं, कांग्रेस में थे, वो इधर से इधर आ गए। मान लीजिए शंकर सिंह वगैरह तो पहले ही से स्वयंसेवक थे, जो भी था, लेकिन क्या वाकई विचारधारा मायने रख रही है? देखिए, कम से कम जो पार्टी में नए नए आते हैं उनको विचारधारा तो नहीं मानी जाएगी। ये बात अलग है, कांग्रेस में भी ऐसा हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। शंकर सिंह वाघेला जी ने ही, मोदी जी और ये साथ में घूमते थे, विश्व हिंदू परिषद का काम हो, संघ का काम हो, भारतीय जनता पार्टी का काम हो, तो उसको भी कांग्रेस ने लिया था। तो ये वैचारिक वाला तो कुछ अंतर नहीं ना है। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन्होंने जितने, जैसे उत्तराखंड का अनुभव देखा हमने, गोवा का देखा, राज्यों का देखा, तो लगता है कि रातों रात जो आता है, उत्तर प्रदेश में हुआ, जिन लोगों पर कितने ही गंभीर आरोप भी रहे, विचारधारा तो छोड़ ही दीजिए, गंभीर आरोप आते ही गंगा में जैसे नहा करके एकदम माना जाता है कि सारे पाप धुल गए, वैसे ही भाजपा में आते ही सब पाप धुल जाते हैं, सारी विचारधारा धुल करके उसी गंगा में समाहित हो जाता है। तो फिर अहमद पटेल भी उधर चले जाएं। हाँ।